सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे एक कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी, माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हा आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो, इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक, तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं। रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं, आंखें कैसी लाल हो रखी हैं, लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई, वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है, अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी, और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए, वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है,
जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं। आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है। तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है।
और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी, भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।